तुम राजा हो हिंदू राष्ट्र के अंदर और सारे देश में तो मोदी जी राज करेंगे, लेकिन अलग अलग जो रजवाड़े हो सकते हैं वो आप रजवाड़े हो, इनको अपॉइंट किया गया है। और बदकिस्मती और बहुत शर्म की बात है कि इनमें से कई बार ये लोग सेक्स स्कैंडल्स में भी हैं। आरएसएस के ये गवर्नर जिनको दिखता नहीं, जिनको पता नहीं कि ये महिला है, इसके गाल को नहीं सहलाना है। त्रिपुरा का एक गवर्नर था आरएसएस का पुराना आदमी, तथागत रॉय। तथागत रॉय तो गवर्नर रहते हुए ये कहता था कि भारत के अंदर एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में गृह युद्ध होना है। जब तक वो गृह युद्ध नहीं होगा, भारत तरक्की नहीं कर सकता है। कि तमिलनाडु में आर.एन. रवि, जो पूरा हिंदुत्ववादी एक वो मतलब उसको किसी शाखा का प्रमुख होना चाहिए, लेकिन वो गवर्नर है और वो कितनी बदतमीजी करते हैं। वो गवर्नर के पद रहते हुए उनको लग रहा है कि वो शहंशाह कोई ब्राह्मणों के किसी राज का शहंशाह है। गवर्नर्स कांग्रेस के जमाने के अंदर भी खिलौना थे, उसके बाद जब जनता दल की सरकार आई वो भी खिलौना थे। और यानी जनता दल की सरकार जब आई थी 77 के अंदर, तो उनका ये कहना था कांग्रेस गवर्नर्स का मिसयूज करती। केंद्र का जो गवर्नर जनरल या वायसराय होता था वो नियुक्त करता था अपनी मर्जी का बंदा, अपना दलाल, और उसके बाद वो कभी भी किसी भी सरकार को वो रद्द कर सकता था। तानाशाही दिमाग रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री के बाद जिनके जिनके गुरु गोलवालकर कह चुके हैं कि हम एक नेता, एक एक कानून और एक झंडे के तहत सारे देश को चलाएंगे, हिंदुत्व की ज्योति जलाएंगे। क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री और विधानसभा के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। भारत में संसदीय लोकशाही, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 3 अंग हैं, हम सब जानते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। विधायिका में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और कई राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होते हैं। लोकसभा के सदस्य जो है सीधा चुनकर आते हैं, विधानसभा के सदस्य सीधा चुनकर आते हैं और जनता के असली नुमाइंदे होते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका भी स्पष्ट है और राज्यपाल की भूमिका भी अमूमन स्पष्ट ही है। अगर सोचिए कि कैबिनेट कोई प्रस्ताव पास करे और राष्ट्रपति उसको लगातार वापस करे, तो क्या संवैधानिक संकट नहीं होगा? उसी तरीके से अगर सरकारों में, राज्य सरकारों में सरकार कोई विधेयक पास करे और राज्यपाल के पास भेजे और लगातार उसको वापस करे, तब भी संवैधानिक संकट नहीं होगा क्या? और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी सवाल है। अभी हाल ही में कुछ ऐसा मामला केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली के मामले में आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों को थोड़ी सी फटकार तो लगी है, लेकिन इस एपिसोड में पूरा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं इतिहास का छात्र हूं और इसलिए मुझे बहुत विस्तृत जानकारी नहीं। डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब हैं इस एपिसोड में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे, लिखते रहे और पॉलिटिकल साइंस में ही जीवित रहते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई जो चल रहा है ये क्या है। स्वागत है सर। जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल जी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा रखने के लिए आपका शुक्रिया। और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो पता नहीं, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और इसी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को मैंने काफ़ी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो बात यह है कि जो सबसे पहले जरा इसका सिद्धांत का जो असूली जो पहलू है, जरा उसको देख लें कि गवर्नर का जो पद है हमेशा से विवादास्पद रहा है, हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। और उसके बारे में शायद भारतीय संविधान की जो सबसे ज्यादा विवादास्पद और सबसे ज्यादा मिसयूज, सबसे ज्यादा जिस भारतीय संविधान की गर्दन काटने का काम जिन धाराओं को लेकर किया गया, उसमें गवर्नर का पद शामिल है।
और गवर्नर के पद के साथ इनको जो इमरजेंसी की शक्ति दी गई 356 के अंतर्गत, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कभी भी राज्यों के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये जो मामला है हमारी हमेशा से रहा, लेकिन तानाशाही दिमाग रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री के बाद जिनके गुरु गोलवालकर कह चुके हैं कि हम एक नेता, एक कानून और एक झंडे के तहत सारे देश को चलाएंगे, हिंदुत्व की ज्योति जलाएंगे गांव गांव में, तो उनके आने पर तो जैसे इसका बांध टूट गया हो। जो भी आपने कुछ भी अगर कंडीशंस लगाई थी, अगर कुछ भी सीमाएं थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया, और जो कुछ हो रहा है उसका हम देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 तारीख को, इसी महीने की 17 तारीख को एक बहुत सख्त टिप्पणी में जो पंजाब के जो गवर्नर हैं, शायद पुरोहित साहब उनका नाम है, महामहिम पुरोहित साहब, बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको कहा है, उनसे पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, और क्या, शायद शब्द उन्होंने कोई दूसरे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन वो आप शहंशाह समझ रहे हैं अपने आप को, आप शहंशाह नहीं है और आप संविधान से बंधे हुए, और जनता ने वहां के मुख्यमंत्री को चुना है, वहां की असेंबली को चुना है, तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और किस तरह से अवहेलना की जा रही है उसका आप अंदाजा ये कर सकते हैं कि 5, 10, 15, 20 बिल गवर्नर्स ने रोके में, जो असेंबली ने जनता के जरिए जो चुनकर सरकारें आई हैं, उनके बिल रोकर रखे हुए हैं, असेंबली की सेशन नहीं होने देते हैं। और उसके बाद जब किसी भी असेंबली के अंदर अगर कुछ इस तरह का माहौल हो जाता है कि किसी का बहुमत नहीं बनना होता है, तो उसमें मन मर्जी क्या फैसला करते हैं। ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो एक आम बात हो गई है। और ये मोदी जी के राज में या आरएसएस के राज में ये बहुत उनको अच्छा लगता है। और मजे की बात यह है कि अपने जो सुनने वाले साथी हैं उनको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये गवर्नर का जो पद है, ये आरएसएस वाले बात करते हैं कि हम औपनिवेशिक जो सोच है, औपनिवेशिक जो मानसिकता है, औपनिवेशिक जो कानून है, उन सबको निकाल कर बाहर कर देंगे। लेकिन ये आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये जो गवर्नर का पद है और जो 356 राज्यों के अंदर कानून का शासन खत्म कर केंद्र का शासन लागू करने की जो बात है, ये सन 1935 का जो जनता विरोधी कानून था, सीधा उससे उठाया गया। सन 1935 का जो गवर्नर का पद था, वो केंद्र का जो गवर्नर जनरल या वायसराय होता था, वो नियुक्त करता था अपनी मर्जी का बंदा, अपना दलाल, और उसके बाद वो कभी भी किसी भी सरकार को वो रद्द कर सकता था। यानी वो अपनी पसंद की सरकार को भी रद्द कर देते थे अगर उनको जरा सा भी किसी चीज पर नाराज हो जाते थे। सन 1942 के अंदर तो हम जानते हैं कांग्रेस की जो 7 प्रांतों के अंदर सरकारें थी, वो डिसमिस की गई थी इसी सेक्शन 93 सन 1935 के एक्ट के तहत। तो आरएसएस वाले जब ये कहते हैं, या अमित शाह ये कहता है कि ये हम जो है औपनिवेशिक कानून और उसको खत्म कर देंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि औपनिवेशिक तानाशाही वाली कानून जो है उसको बराबर वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसको रोज लागू कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो कानूनी संहिताएं हैं उनको बदलने का जो काम है, अंग्रेजों के जमाने के जो देश विरोधी अधिनियम कानून थे उनको और मजबूत किया जा रहा है, उनको मजबूत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो ये हम औपनिवेशिक जो जमाने के कानून है उनको बदल रहे हैं। ये कितना भयानक फैसले लिए हैं उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते। मैं इन लोगों के जो सेक्स स्कैंडल्स हैं गवर्नर के, उस पर भी आऊंगा, अभी जरा आपके साथ बात करूंगा जी। तो बुनियादी बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि गवर्नर्स कांग्रेस के जमाने के अंदर भी खिलौना थे, उसके बाद जब जनता दल की सरकार आई वो भी खिलौना थे। और यानी जनता दल की सरकार जब आई थी 77 के अंदर, तो उनका कहना था कांग्रेस गवर्नर्स का मिसयूज करती है, और वो करती थी। हम जानते हैं कैसे
आंध्र के अंदर सरकारों को डिसमिस किया था, केरल के अंदर सरकार सबसे पहले डिसमिस की गई थी, बिहार, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने गवर्नरों का इस्तेमाल करके सरकारें डिसमिस की थी। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार, तो उन्होंने भाई आते ही जो सबसे पहले फैसला किया था वो ये था, कांग्रेस के जमाने के सारे गवर्नरों को डिसमिस कर दिया, जिसको एसआर बोमई केस में, एसआर बोमई केस के अंदर जिसको ये फैसला किया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो हालात हैं, शायद इतिहास में जितनी भी सरकारें रही हैं, कोर्ट्स ने गवर्नर्स के फैसले को लेकर जितनी बार फैसले रद्द किए हैं, गवर्नर की डिसमिस की हुई सरकारों को रिस्टोर किया है, उसकी गिनती पुराना जितना भी किया गया कांग्रेस के जमाने के अंदर या जनता पार्टी के राज के अंदर, उसका कोई तुलना ही नहीं है। और किस तरह से खुलेआम अवहेलना की जाती है भारत के संविधान की, उसको आप ये समझ सकते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप गवर्नर का पद कैसे नियुक्त होता है, क्यों किया जाता है, 356 के डिटेल्स में हम एक कानून, एक वकील के तौर पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब उसका जो देश जो उसकी कीमत भोग रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा कोश्यारी साहब, एक भगत सिंह कोश्यारी उनका नाम था, महाराष्ट्र के गवर्नर बना दिए गए थे, और वो आरएसएस की टोपी जो है शाखा में पहनी जाती है, और गवर्नर के पद पर भी जब विराजमान रहते थे उसको पहने रहते थे। उनको कोई शर्म नहीं थी कि ये जो टोपी है, इस टोपी के पहनने वालों ने अंग्रेजों की दलाली की थी, भारत की आजादी के साथ गद्दारी की थी। इससे जुड़े हुए लोग जो थे, काली टोपी से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या कराई थी। जब भारत के संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया था, उसके बाद उन्होंने कहा था हम इसको रद्द करते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। ये टोपी पहनने वाले वो लोग जो थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपने अंग्रेजी अखबार के अंदर लिखा था कि तिरंगा झंडा मनहूस है क्योंकि इसमें 3 रंग है, उसके बावजूद ये शख्स काली टोपी पहने रहता था। और इसने ये किया कि 2019 के अंदर जो वहां पर सरकार आई महाराष्ट्र में, उसमें सुबह 5 बजे या 6 बजे किसी वक्त में सरकार को शपथ दिला दी, जिनकी मेजोरिटी नहीं थी, और उसके बाद उनको अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए शायद 2 हफ्ते का टाइम दिया। और जब यही स्थिति दूसरी पक्ष की आई, यानी कांग्रेस और वो जो शिवसेना के जो लीडर थे, जब उनकी आई तो उनको कहा तुमने 48 घंटे के अंदर तय करना है, 48 घंटे के अंदर तुमने अपनी मेजोरिटी बतानी है। तो किस तरह के फैसले, और उनको बहुत क्या कहते हैं, रुसवा होकर उनको इतनी बदनामी हो गई थी कि अमित शाह को फैसला लेना पड़ा था कि इस बंदे को निकालिए। उसके बाद आप जानते हैं कि तमिलनाडु में आर.एन. रवि, जो पूरा हिंदुत्ववादी एक वो मतलब उसको किसी शाखा का प्रमुख होना चाहिए, लेकिन वो गवर्नर है, और वो कितनी बदतमीजी करते हैं। वो गवर्नर के पद रहते हुए उनको लग रहा है कि वो शहंशाह कोई ब्राह्मणों के किसी राज का शहंशाह है, और वो यानी ये तक कह देता है कि आप तमिलनाडु का नाम बदल दीजिए। तमिलनाडु का नाम बदलने की वो सलाह देता है। वो जो उसको भाषण पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो उसका फर्ज है उसको पढ़ना, उसको बदल देता है। और शायद 20 के करीब उसने रोके हुए हैं बिल, अभी कल परसों उसने भेजे हैं। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान साहब भी जो हैं, क्योंकि आरएसएस को बहुत प्यारे हैं, तो उनको वो किस तरह से केरल की जो चुनी हुई सरकार है उसके लिए कितनी दिक्कतें पैदा करते हैं, वो हम सब उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी उन्होंने एक और मुसलमान जो आरएसएस के बहुत करीब है, जो आरएसएस की जो जेबी संगठन है, उनके इनॉग्रेट करते हैं, अब्दुल नजीर साहब, वो भी कहीं पर शायद एपी के आजकल वो हैं, एपी के गवर्नर हैं, तो वो भी उस तरह के फैसले करते रहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, त्रिपुरा का एक गवर्नर था आरएसएस का पुराना आदमी, तथागत रॉय। तथागत रॉय तो गवर्नर रहते हुए ये कहता था कि भारत के अंदर एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में गृह युद्ध होना है। जब तक वो गृह युद्ध नहीं होगा, भारत तरक्की नहीं कर सकता है। गवर्नर रहते हुए वो कहता था, वो जातिवाद की बात करता था, वो कम्युनिस्टों को खत्म करने की बात तो छोड़िए, वो मुसलमानों को और ईसाइयों को कहता था कि ये हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है।
उसके बाद बनवारी लाल पुरोहित जी तो आप खबरों में हैं ही, और यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नर के पद को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची जो की गई है, सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नर के पद को खत्म करने की बात भी की गई है, वो सबसे पहले सरकारिया कमीशन 1988, फिर पुंची कमीशन 2010, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1968 था, उससे पहले राजमंदर कमीशन, राजा मन्नार कमीशन 1971, जस्टिस चलैया कमीशन 2002। उन्होंने कहा कि आप 356 जैसा कि कैसे किसी प्रजातंत्र के अंदर हो सकता है, इसको नहीं होना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। मजे की बात यह है कि जब कांग्रेस का राज था तो जंगसंग जो बीजेपी की जेबी संगठन था पॉलिटिकल, और जनता दल में जो लोग थे वो कहते थे हम गवर्नर के पद को खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी ने खत्म नहीं किया और उससे ज्यादा दुरुपयोग शुरू किया इस पद का। अच्छा, एक चीज जो देखने की है दोस्तों और डॉक्टर रतन लाल, कि गवर्नर का पद जो है ये यानी आरएसएस के जो बूढ़े बूढ़े हैं उनको शायद ये बताने के लिए कि तुम राजा हो हिंदू राष्ट्र के अंदर और सारे देश में तो मोदी जी राज करेंगे, लेकिन अलग अलग जो रजवाड़े हो सकते हैं वो आप रजवाड़े हो, इनको अपॉइंट किया गया है। और बदकिस्मती और बहुत शर्म की बात है कि इनमें से कई बार ये लोग सेक्स स्कैंडल्स में भी हैं, और ये अच्छा। सेक्स स्कैंडल्स पहले जो है ये यानी मोदी जी के राज में नहीं हो रहा है गवर्नर जो कर रहा है, उससे पहले आप जानते हैं तिवाड़ी जी जो हैं दिसंबर 26 2009 को उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो आंध्रा के गवर्नर थे और वो किस तरह से रंगरलियां कर रहे थे और वो उनका वायरल हुआ था एक वीडियो जो है उसके बाद। लेकिन बाद में जो है वो तो जो सिलसिला चल पड़ा, मेघालय के गवर्नर थे आरएसएस के वी शुमुग्गा नाथन जी, जो जनवरी 26 2017 को उनके गवर्नर हाउस के अंदर जो महिला कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि ये बहुत बदतमीज आदमी है, ये सेक्सुअल मिसकंडक्ट करता है, ये बदमाशी करता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जब मामला बढ़ गया तो इसको इस्तीफा देना पड़ा था। अच्छा, अभी पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी के बारे में बस क्या कहा जाए कि 2018 के अंदर ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, और तमिलनाडु के गवर्नर के रहते हुए वहां कॉलेज या स्कूल टीचर्स की भर्ती का हुआ था। एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर थी निर्मला देवी जी के साथ इनके क्या संबंध है, इस पर बहुत हंगामा हुआ था, और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि मैं अपनी सफाई पेश करूंगा, और वहां एक महिला पत्रकार के गाल को इन्होंने सहलाया था। यानी ये इतना बदतमीज शख्स था और इस तरह का, और ये कह के कि मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बाप क्या हूं क्या नहीं हूं। लेकिन उसके बाद फिर ये इनका चलता रहा क्योंकि इनकी गोटी सेट थी। तो मेरे दोस्तों, इसको हम अच्छे तरीके से हमको समझ सकते हैं। और बुनियादी बात यह है कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है जिसके अंदर 300 से ज्यादा कमरे हैं, और ये गवर्नर हाउस जो है ये अंग्रेजों की जो राज करने की जो दिखावा था, ये उसके प्रतीक है, सिंबल है। ये आरएसएस के ये गवर्नर जिनको दिखता नहीं, जिनको पता नहीं कि ये महिला है, इसके गाल को नहीं सहलाना है हमने, और इनको ही बताया जाता है कि ये तो औरतों के साथ ये तो बहुत क्या कहते हैं संस्कारी होते हैं। हालांकि आरएसएस में संस्कारी होने का मतलब वो भी होता है कि जो बिल्किस बानो के परिवार के साथ होता है। वो आरएसएस के एक लीडर ने कहा ना गुजरात में कि ये तो संस्कारी थे, तो ये संस्कारी का मतलब आरएसएस में क्या होता है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तमाम उस तरह के लोग जिनको जेल में होना चाहिए बहुत सारी बार, अगर कोई गवर्नर ये कह रहा है कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच के अंदर एक गृह युद्ध होना चाहिए, तो उसको या तो उसको किसी न्यूरोलॉजिकल वार्ड के अंदर होना चाहिए या जेल के अंदर होना चाहिए। जो इस तरह से औरतों के साथ बदतमीजी करता हो उसको तो जेल के अंदर होना चाहिए, या उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाकर उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो भी है उसकी बीमारी का इलाज कराया जाना चाहिए। पर वो सारे देखिए आप किस तरह से हो रहे हैं, और किसी को कोई सजा नहीं। उससे पहले आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर भी जो गवर्नर थे कलराज मिश्रा जी, वो क्या क्या ड्रामा करते थे।
वो किस किस तरह की हरकतें करते थे। उससे पहले वो जब दूसरी जगह के गवर्नर थे वो भी क्या क्या करते थे। उससे पहले हम रामलाल को जानते हैं, कांग्रेस के जमाने के अंदर वो गवर्नर के तौर पर क्या करते थे। शायद एक दूसरे थे राम, वो भी हिमाचल के, वो भी किस तरह की हरकतें करते थे। लेकिन उस वक्त में आप उंगलियों पर गिन सकते थे क्या हो रहा है। अभी तो बाढ़ आई हुई है और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, असेंबलीज की कोई जरूरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर की कोई जरूरत नहीं है। ये मुगल राज के अंदर जो तमाम जागीरदार और बना दिए जाते थे, उनको दे दिया जाता था दक्कन तुम्हारा है। मनसब हाँ जी, मनसबदार मनसबदार। जी, मनसबदार मनसबदार। ये वो मनसबदार हो गए हैं। आरएसएस वालों को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये बाबा साहब का दिया हुआ एक बनाया हुआ, और बहुत कुर्बानियां देकर ये संविधान बना है, इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि गवर्नर्स के दफ्तरों के अंदर ब्राह्मण कर्मकांड हो रहे हैं। वो तमाम तमाम तरह के ब्राह्मणिकल अनुसंधान क्या क्या उसको अनुष्ठान होते रहते हैं, जो कभी भी नहीं हुआ था। वो एक सेकुलर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आरएसएस को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर उन्होंने आरएसएस का काम करना है तो आरएसएस की शाखा में जाइए, आरएसएस में जाकर काम कीजिए और आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर रहिए। 100 कमरों के घरों के अंदर आप रह रहे हैं। एक आप सारे तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन इनके पास मैं सोचता हूं सैकड़ों सैकड़ों एकड़ के लॉन्स हैं जिनमें सुबह से शाम तक पानी दिया जाता है। वो क्यों क्यों दिया जा रहा है, वो क्यों नहीं किया जाता है, ये क्यों छोटे से घर के अंदर इनको नहीं रख दिया जाता है। तो हम मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, लेकिन मणिपुर में आप जानते हैं कि गवर्नर साहब का घर कैसा होगा। वो मणिपुर में के अंदर जो हो रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब आप राष्ट्रपति भवन हमारा देख लीजिए, हमारी अब एक ट्राइबल हमारी राष्ट्रपति हैं, उससे पहले एक दलित राष्ट्रपति था। हमने कोविड के अंदर भी जब सड़कों पर लोग मर रहे थे, मेरे अपने साड़ू रमेश उपाध्याय जी, मशहूर लेखक, वो एक बिस्तर नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन वाला बिस्तर नहीं मिलने की वजह से मारे गए थे वो, और उसको मैं कत्ल कहता हूं। आप 300 कमरे को लेकर बंद कर बैठे थे, जब हजारों मजदूर अपना जान गंवाते हुए जब अपने भाग रहे थे अपने घरों में, आपने उनको यहां ठहराने के 300 कमरे नहीं खोले, आपने गवर्नर हाउसेज नहीं खोले, आपने सीपीडब्ल्यूडी के जो गेट हाउसेज से वो नहीं खोले। आप किस तरह का राज चला रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है, अगर कांग्रेसियों का भी, अगर उनका प्रजातांत्रिकरण नहीं हुआ था, लेकिन वो भारत के संविधान को गाली नहीं बकते थे। आपका तो कोई लेना देना नहीं है प्रजातंत्र से। आपका किसी तरह को कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको गवर्नर के पद पर नहीं चाहिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको मंत्री नहीं चाहिए। अंगूठा छाप आपको सब चाहिए। और अंगूठा छाप के बाद जब ये होता है कि आप उनको आजादी देते हैं, तो आजादी के अंदर क्या क्या कर रहे हैं वो आप इस बात को सब जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह है कि वो बहुत बोलती है, वो बहुत बोलती है, लेकिन फैसला जो है वो देती है जिसमें साहूकार भी खुश रहे और डकैत भी खुश रहे। यानी वो सबको बराबर मानकर करती है। चाहे वो आप बाबरी मस्जिद देख लीजिए, कोई दूसरा मामला देख लीजिए, ये पेगासिस देख लीजिए, ये देख लीजिए आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है। एक बार आप फैसला करा दें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी, और वो क्वालिफिकेशन यही होगी। और बुनियादी बात यह है कि जहां पर आप गवर्नर बनाने जा रहे हैं, वहां की सरकार से तो पूछिए। ये कांग्रेस के जमाने में एक परंपरा हो गई थी, हालांकि उसकी बहुत बार उसकी अवहेलना की गई। तो आप जहां पर राज्य में जिस गवर्नर बनाने जा रहे हैं, वहां पर करीब हो ये रहा है कि आरएसएस के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछकर आप उनकी मर्जी का गवर्नर बना देते हैं। अगर केंद्र का वो एजेंट होना है वहां, तो आप ऐसा एजेंट भेजते हैं आरएसएस की मंत्रालय रहते हुए कि वो आपके उस पर सब पर उसको क्या कहते हैं हम, ताजपोशी में जो भी जुर्म होंगे ऐसा होगा, उसको ढकने का काम आप करेंगे। तो अच्छा ये होगा कि आप इस पद को खत्म कर दें।
अच्छा ये होगा कि आप हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अगर असामान्य स्थिति बनती है तो उसके लिए उसको काम करने का, गवर्नर का पद हटाकर उसको अधिकार दे दे कि अगर किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ फैसला दिया हुआ है, हाई कोर्ट ने साफ फैसला दिया हुआ है कि उसका उसका फैसला कहां होगा, उसका फैसला होगा पटल पर, उसका फैसला होगा असेंबली के अंदर। लेकिन असेंबली के अंदर फैसले नहीं हो रहे, असेंबली के अंदर फैसले नहीं हो। गोवा का हमने देखा है, मध्य प्रदेश का हमने देखा है, महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुकी है कि आप जो जिन लोगों ने पार्टी छोड़कर वो शिंदे के साथ गए उसका फैसला ले स्पीकर, वो नहीं ले रहा है फैसला, क्योंकि उसकी नींव वो गलत काम की नींव जो है कोश्यारी डालकर गया है वहां पर, जो हमारे गवर्नर थे वहां पर, आरएसएस के काली टोपी पहनने वाले। तो इसको अगर हम समझेंगे नहीं तो हमारे लोकल लेवल पर, हमारे राज्य के लेवल पर भी प्रजातंत्र का सत्यानाश हो जाएगा। देश के अंदर तो प्रजातंत्र के साथ जो कुछ हो रहा है उसको हम देख ही रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गवर्नर पर जो बहस है ये कोई एकेडमिक बहस नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस की बहस नहीं है। ये बहस ये है कि देश में प्रजातंत्र और देश के प्रजातंत्र का एक छोटा नमूना हमारे राज्य में प्रजातंत्र के तौर पर। और मैं आपको कितने उदाहरण गिनवा सकता हूं। एक महिला गवर्नर है जो बहुत, जिनको बहुत कानून का शासन होता है, वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी पोस्टिंग ली थोड़े दिन के लिए। क्यों पोस्टिंग ली उन्होंने पोस्टिंग ली थी क्योंकि अपने किसी बच्ची को उन्होंने वहां के मेडिकल कॉलेज का एक सीट अलॉट करानी थी। वो सीट अलॉट कराई और उन्होंने वहां से आ गए। तो ये सारे इस तरह के सारे केसेस हैं। पुरोहित जी जो है, देखिए कि क्या क्या तमिलनाडु के अंदर करने के बाद अभी सर जी एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, हाइपोथेटिकल, जी जी कि जैसे गवर्नर मनमानी करते हैं, अगर उसी तरह से मुख्यमंत्री मनमानी करना शुरू करते हैं तो क्या होगा? नहीं, वो तो अगर कर मान रहे हैं, लीजिए मान वो तो लीजिए कर रहे हैं जी 10 राज्यों में वैसी सरकार है जिनका केंद्र में सरकार नहीं है, जी और केंद्र सरकार अपने नुमाइंदों को राज्यपाल भेजता है। जी राज्यपाल वहाँ विधानसभा और सीएम के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है मनमाने तौर पे। जी अगर जब सीएम या विधानसभा के लोग राज्यपाल को न माने, उनके फैसलों को न माने, मनमानी से काम करना शुरू करते तो क्या हो? आप फौरन डिसमिस हो जाएंगे। लेकिन सीएम 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 आरएसएस के बहुत सारे सीएम ऐसे हैं, गवर्नर उनके चपरासी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, उन्होंने उनकी हाँ में नहीं, हाँ मैं मिलाना है। दूसरी दूसरी बात कह रहा हूँ मैं। अगर 10 जी राज्य, भारत तो संघीय ढांचा है ना, जी तो ये तो एक तरीके से अराजक स्थिति की ओर जाएगी ना, एक तरह से एकदम वॉर की स्थिति में चली जाएगी। जी कोई जी जी संस्था किसी की बात नहीं मान रहा है। नहीं, जैसे नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे ऑर्डर हैं, वो इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं? बिल्कुल नहीं तो ये होते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 तारीख को फैसला दिया उससे पहले 1000 फैसले उसी तरह के, सुप्रीम कोर्ट हुँ। उसी फैसले को कह के कि आप इस फैसले को अवहेलना कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, कल परसों शायद हलाल पर यूपी सरकार ने एक फैसला दिया, और उसको हलाल का पर जो फैसला है वो इस तरह का है कि बिल्कुल ऐसे जैसे हम मुसलमानों को सबक सिखाना चाह रहे हैं। अब इन लोगों को ये नहीं पता है हलाल का मतलब काटना नहीं होता है, हुँ। हलाल का मतलब होता है कायदे से, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। अब उनको किसी ने बता दिया हलाल का मतलब कोई काट के कोई होता है, और उसके बाद यह है कि बाबा रामदेव ने कितना करोड़ रुपए देके हलाल का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, और मजे की बात यह विदेश में आप सामान बेचेंगे उसमें हलाल रहेगा। आप सिर्फ यूपी के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को जलील करने के लिए आप ये हलाल वाला सवाल उठा रहे हैं। हलाल का एक इससे कोई एपिसोड मतलब नहीं, एक और गवर्नर एपिसोड चुप इस है। पे एक एपिसोड हलाल होने का मतलब जी जी कल, बिल्कुल जी एक एपिसोड कल हलाल होने का मतलब। जी शुक्रिया सर, आपने बहुत बेहतरीन और सिंपल तरीके से समझाया। मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी, लेकिन दोस्तों शमसुल इस्लाम साहब हैं, बहुत सरल तरीके से गूढ़ बात भी समझा देते हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए और जी सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और अगली बार जब इनसे मिलूँगा, तब हलाल होने का मतलब इस हाँ, पे चर्चा होगी। शुक्रिया, कीप जी वॉचिंग अम्बेडकर नाउ। हम थैंक यू हलाल सर। हो रहे हैं लेकिन वो माल पर हलाल लिखा हुआ उसको हटाया जा रहा है। जी, हम सचमुच में हलाल हो रहे हैं। जी। तो
इसमें सलाम भाई, इसमें अगले जय एपिसोड भीम, में इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जी। जय भीम।